नमस्ते दोस्तों। आज से एक नया उपन्यास शुरू कर रही हूँ। उपन्यास का नाम है चरित्रहीन। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वर श्वेता। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1917 ईस्वी में हुआ था। उपन्यास लंबा होने के कारण इन्हें कई भागों में अपलोड किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए पहले भाग की शुरुआत करते हैं। पछाड़ के एक बड़े शहर में अब जाड़ा जोर पकड़ रहा था। परमहंस रामकृष्ण देव के एक शिष्य किसी सत्कार्य की सहायता के लिए भिक्षा मांगने को इस शहर में आ पहुंचे थे। उन्होंने व्याख्यान के लिए जो सभा होने वाली है उसका सभापति उपेंद्र बाबू को बनना होगा और उस पद की मर्यादा के अनुसार जो कुछ करना चाहिए वह भी करना होगा। इस प्रस्ताव को लेकर एक दिन सवेरे कॉलेज के कुछ छात्रों ने उपेंद्र बाबू को आ घेरा। उपेंद्र ने पूछा, वह सत्कर्म क्या है, यह तो बताओ। लड़कों ने कहा, सो तो अभी हम ठीक ठीक नहीं जानते। स्वामी जी ने कहा है कि इस सभा में यही वह विस्तार पूर्वक हम सबों को अच्छी तरह समझाएंगे। इस सभा का आयोजन और प्रयोजन बहुत कुछ इसीलिए है। उपेंद्र बाबू ने और कोई प्रश्न नहीं किया। सभापति बनने के लिए राजी हो गए। यही उनकी आदत अथवा अभ्यास है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उन्होंने इतने अच्छे नंबरों से पास की थी कि उनके प्रति छात्र मंडली की श्रद्धा और सम्मान की कोई हद नहीं थी। यह बात वह जानते थे। इसी से किसी काम के लिए या आपत्ति विपत्ति पड़ने पर जब वे लोग आ जाते थे तो उन पर असीम ममता के कारण उनके आवेदन और अनुरोध उपरोध को न मानना उनके लिए असंभव हो जाता था। विश्वविद्यालय की सरस्वती को लांघ कर अदालत की लक्ष्मी की सेवा में नियुक्त होने के बाद भी लड़कों के जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट, डिबेटिंग क्लब तक के उस ऊंचे स्थान यानी सभापति के कुर्सी पर जाकर पहले की तरह उन्हीं को बैठना पड़ता था। किंतु इस समय बात यह हो रही थी कि उस जगह पर जाकर चुपचाप बैठे रहने से काम तो नहीं चल सकता, कुछ बोलना भी आवश्यक है। एक लड़के की ओर देखकर उपेंद्र ने कहा, कुछ कहना भी तो चाहिए। वहां सभापति बनकर सभा के उद्देश्य के संबंध में एकदम अंधा बने रहना तो मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। क्यों, है ना यह बात? यह तो ठीक है, लेकिन उन लड़कों में से किसी को कुछ मालूम न था। जिस समय बाहर के आंगन में एक किनारे एक पुराने फूले हुए गुड़हल के पेड़ के नीचे यह लड़कों की मंडली उपेंद्र बाबू को बीच में बैठाए दुनिया भर के संभव असंभव सत्कार्यों की सूची सोचने में लगी हुई थी, उसी समय दिवाकर की कोठरी में से एक आदमी चुपचाप सबकी नजर बचाकर बाहर निकला। दिवाकर उपेंद्र बाबू का ममेरा भाई है। बचपन में ही उसके माता पिता मर गए थे और वह मामा के घर में ही पल रहा था। बाहर की एक छोटी सी कोठरी में दिन को वह पढ़ता लिखता और रात को सोता था। अवस्था लगभग 19 साल की होगी। FA पास करके BA में पढ़ता था। चुपके से भाग जाने के लिए उद्यत उस युवक पर जैसे ही उपेंद्र की दृष्टि पड़ी वैसे ही उन्होंने उच्च स्वर में पुकार कर कहा, सतीश, चुपके से कहां भागा जाता है? इधर आ, इधर आ। पकड़ लिए जाने से सतीश को आना ही पड़ा। वह कुछ झेंपा सा उपेंद्र के पास आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, इधर बहुत दिनों से तू दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ था? अप्रतिभ भाव को दूर करके मुख पर हंसी लाकर सतीश ने कहा, इतने दिन मैं यहाँ नहीं था उपेंद्र दादा, काका के पास इलाहाबाद गया था। बात पूरी होने के पहले ही एक युवक जिसकी दाढ़ी फैशन से कटी थी, सिर पर मांग और आंखों पर चश्मा था, आंख दबाकर खीस निकालकर कह बैठा, क्या मन के दुख से चले गए थे सतीश? यह खबर सबको मालूम थी कि इस बार भी सतीश को एंट्रेंस की परीक्षा में नहीं भेजा गया था। इसी से यह बात ऐसी बेतुकी और भद्दी सुनाई दी कि जो लोग वहां उपस्थित थे सभी लज्जा से सिर झुकाकर मन ही मन छी छी करने लगे। अवश्य ही उस युवक की दिल लगी और दांतों की हंसी कहीं आश्रय या प्रशय न पाकर उसी समय लय हो गई। किंतु सतीश ने हास्योज्वल प्रसन्न मुख से कहा, भूपति बाबू, मन होता है तभी मन में दुख भी होता है। पास करने की आशा अथवा इच्छा दोनों को ही मैंने होश संभालने के बाद ही छोड़ दिया है। केवल पिताजी उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी से मन के दुख से अगर किसी को देश छोड़ना चाहिए तो उन्हें ही ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वह तो मजे से अटल बने रहकर अपनी वकालत कर रहे हैं। किंतु चाहे जो हो उपेंद्र दादा, अब की बार उनकी भी आंखें खुल गई हैं।
सुनकर सभी लोग हंस उठे। इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी, किंतु यह देखकर सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि भूपति बाबू की यह भद्दी दिल लगी सतीश के हृदय को चोट नहीं पहुंचा सकी। उपेंद्र ने पूछा, तो क्या अब तूने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया? सतीश ने वैसे ही विनोद भाव से कहा, मैंने क्या कभी किसी दिन उसे पकड़ा था जो आज छोड़ दूंगा? मैंने कभी नहीं पकड़ा था उपेंद्र दादा। इस लिखने पढ़ने ने ही जबरदस्ती मेरा पीछा पकड़ा था। अब मैं आत्मरक्षा करूंगा। ऐसे देश में जाकर रहूंगा जहां कोई पाठशाला तक न होगी। उपेंद्र ने कहा, लेकिन कुछ तो अवश्य करना चाहिए। मनुष्य एकदम चुप होकर निष्कर्मा होकर बैठा नहीं रह सकता, और यूं हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना उचित भी नहीं है। सतीश ने कहा, नहीं दादा, चुप होकर नहीं बैठूंगा। इलाहाबाद से अभी अभी एक नए काम की प्रेरणा लेकर आया हूं। एक बार अच्छी तरह चेष्टा करके देखूंगा वह काम कहां तक कर सकता हूं। विस्तृत विवरण सुनने की आशा से सब लोग सतीश के मुंह की ओर ताकने लगे। यह देखकर उसने कुछ लजाते हुए हंसकर कहा, मेरे गांव में जैसे मलेरिया का प्रकोप रहता है, वैसे ही हैजे का भी दौरा हुआ करता है। 5-7 गांवों के बीच कभी कभी समय पर एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं वहीं जाकर होम्योपैथिक चिकित्सा शुरू कर दूंगा। मेरी माता मरने के पहले मुझे 1000 रुपये दे गई थी। वे रुपये अब भी मेरे पास हैं। उन्हीं से मैं अपने गांव में घर में बैठकर एक डिस्पेंसरी खोल लूंगा। तुम हंसो नहीं उपेंद्र दादा, निश्चय ही यह काम करूंगा। पिताजी को मैंने राजी कर लिया है। मैंने उन्हें कह दिया है कि महीने 1.5 महीने के बाद कलकत्ते जाकर मैं होम्योपैथिक स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। उपेंद्र ने पूछा, महीने 1.5 महीने के बाद क्यों? सतीश ने कहा, थोड़ा सा काम है। दक्षिण पाड़ा का नवनाट्य समाज टूट जाने से एक नया दल बन गया है। उस दल के कर्ता धर्ता हमारे विपिन बाबू हैं। उन्होंने ही तार भेजकर मुझे इलाहाबाद से यहाँ बुलवाया है। मैंने उनसे वादा किया है कि उनकी कंसर्ट पार्टी ठीक करके तब और किसी काम में हाथ लगाऊंगा। सुनकर सब लोग हो करके हंस उठे। सतीश भी हंसने लगा। कुछ देर में जब वह जोर की हंसी थमी, तब सतीश ने कहा, एक बंसी बजाने वाला नहीं मिल रहा है, इसी के लिए दिवाकर के पास आया था। अगर अभिनय की रात को वह यह काम कर दे तो इसके लिए अधिक दौड़ धूप न करनी पड़ेगी। उपेंद्र ने पूछा, वह क्या कहता है? सतीश ने कहा, और क्या कहेगा, कहता है परीक्षा सिर पर आ गई है। मगर यह बात मेरी किसी तरह समझ में नहीं आती उपेंद्र दादा कि 2 वर्ष तक मन लगाकर पढ़ने लिखने वाला आदमी केवल एक रात न पढ़ने से परीक्षा में कैसे फेल हो सकता है। मैं कहता हूं जो सचमुच एक दिन नागा करने से फेल हो जाते हैं उनका तो फेल हो जाना ही उचित है। ऐसे पास करने की मर्यादा जिनकी नजरों में हो उनकी नजर में बनी रहे, मेरी नजर में तो नहीं है। तुम नाराज ना हो पाओगे उपेंद्र दादा, मैं तुमको जितना जानता हूं उसका चौथाई भी ये लोग तुमको नहीं जानते। जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल क्रिकेट तक हमेशा तुम्हारी शागिर्दी करके साथ साथ रहकर मैंने अनेक दिन अनेक प्रकार से तुम्हारा समय नष्ट होते देखा है। अनेक परीक्षाएं भी तुमको देते देखा है और उनमें बाकायदा पास करते भी देखा है, लेकिन तुमको तो कभी इस तरह से परीक्षा की दुहाई देते नहीं देखा। उपेंद्र ने बात को दबाने के लिए कहा, लेकिन मैं तो बंसी बजाना नहीं जानता हूं सतीश। सतीश ने कहा, मैं भी अक्सर यही सोचता हूँ। सचमुच मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि संसार में केवल यही एक चीज तुमने क्यों नहीं सीखी। खैर जाने दो, ये दोपहर की धूप में कमेटी काहे की है? जाड़े की धूप पीठ पर पड़ रही थी। लोग सिर से पैर तक ऊनी चादर लपेटे बैठे थे। बैठक खूब जमी हुई थी। दिन काफी चढ़ाया था पर उधर किसी का ध्यान न था। सतीश के कहने से समय की ओर देखकर सब चौंक पड़े और सब एक साथ उठ खड़े हुए। इसी अवसर पर भूपति ने पूछा, हाँ उपेंद्र बाबू, आपने क्या निश्चय किया? उपेंद्र ने कहा, मैंने तो कह दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे स्वामी जी का उद्देश्य पहले से कुछ जान पाता तो बहुत सहूलियत होती। बिल्कुल अनजान रहकर कहीं जाना अखरता है, एक तरह की झिझक होती है। भूपति ने कहा, लेकिन वह तो इस बारे में कुछ नहीं बताते, बल्कि उनका तो कहना यह है कि जो बात जटिल और दुर्बोध्य है उसे विशेष रूप से साफ साफ समझकर कहने का समय और सुविधा जब तक न हो तब तक एकदम न कहना ही अच्छा है। अधकचरी बात कहने से प्रायः सुफल के बदले कुफल ही होता है। चलते चलते बातें हो रही थी।
सब लोग बाहर आकर रास्ते के किनारे खड़े हो गए। सतीश ने जोर देकर पूछा, मामला क्या है उपेंद्र दादा? उपेंद्र के कुछ कहने के पहले ही भूपति ने कहा, सतीश बाबू, आपको भी इस चंदे के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना होगा। अगर आप पूछे क्यों, तो इस समय तो हम ठीक तौर से कुछ न कह सकेंगे। परसों तीसरे पहर कॉलेज के हॉल में स्वामी जी आप ही आकर समझाकर सारी बातें कहेंगे। सतीश ने कहा, तब तो मैं समझने का अवसर न पाऊंगा भूपति बाबू। परसों हम लोगों का रिहर्सल है, वहां मेरे अनुपस्थित रहने से काम न चलेगा। भूपति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, यह आप क्या कहते हैं सतीश बाबू? थिएटर की साधारण क्षति के भय से ऐसे महत्व के काम में आप शामिल न होंगे? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सतीश ने कहा, लोग तो बिना सुने ही बहुत कुछ कहा करते हैं, इस बात को जानने दीजिए। मैं तो आप लोगों की बात कहता हूँ। बिना कुछ जाने बूझे आप लोग इस आयोजन को इतना बड़ा मान दे बैठे हैं, निस्संदेह होकर इस पर विश्वास कर बैठे हैं। मैं अगर ऐसा न कर सकूं तो आप लोग मुझे दोष न देंगे। जिसे मैं जानता हूँ, जिसके बारे में समझता हूँ कि उसका भला बुरा कैसे होगा, उसकी उपेक्षा करके, उसकी क्षति करके एक अनिश्चित अज्ञात महत्व के पीछे दौड़ना मुझे तो ठीक नहीं जान पड़ता। वहां उपस्थित छात्र मंडली में अवस्था और अध्ययन की दृष्टि से भूपति ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ था, इसलिए सबका मुखपात्र होकर वही बोल रहा था। सतीश के इस बात पर हंसकर भूपति ने कहा, सतीश बाबू, इस बात पर विश्वास करना तो कुछ कठिन नहीं है। स्वामी जी सरीखे महापुरुष अच्छी बात ही कहेंगे, उनका उद्देश्य अच्छा ही होगा। सतीश ने कहा, यह मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा विश्वास कर लेना कठिन है। देखिए ना, एंट्रेंस पास करना कुछ कठिन काम तो नहीं है, लेकिन उसे पास करना तो दूर, 3-4 साल में मैं उसके पास तक नहीं फटक सका। अच्छा, इन स्वामी जी महाराज को आपने पहले कभी देखा है या कभी इनके बारे में कुछ सुना है? सबने यह स्वीकार किया कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सतीश ने कहा, यह देखिए, एक गेरवे कपड़े के सिवाय उनके उस महत्व का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप लोग उनके पीछे उत्साह से पागल हो उठे हैं और मैं अपने काम की हानि करके उनका व्याख्यान न सुनने जाऊंगा, या सुनकर मुझ पर नाराज भी हो रहे हैं। भूपति ने कहा, हम क्या यूं ही उनके पीछे पागल हो उठे हैं सतीश बाबू? ये गेरुआ धारण करने वाले लोग संसार को बहुत कुछ दे गए हैं, बहुत कुछ लोगों का उपकार कर गए हैं। खैर, वह चाहे जो हो, मुझे क्रोध नहीं दुख है। संसार की सभी चीजें सफाई और साक्षी का सहारा लेकर हमारे सामने हाजिर तो नहीं हो सकती, इसलिए उन सबको मिथ्या मानकर अगर हम अस्वीकार करेंगे तो हमें अनेक चीजों से वंचित रहना होगा। अच्छा, आप ही बताइए, जब आप संगीत के सारे गामा का अभ्यास करते थे, तब आपको संगीत के रस में कितना आनंद मिला था? संगीत के गुण दोषों को कितना समझ पाए थे आप? सतीश ने कहा, मैं भी तो ठीक यही बात कहता हूं। संगीत का एक आदर्श अगर मेरे सामने न रहता तो मैं इतना कष्ट करके सारेगामा का अभ्यास कभी न करता। वकालत में अगर आपको इतने रुपयों की गंध न मिलती तो एक बार फेल होकर के बैठे रहते। बार बार इस तरह जान लगाकर परिश्रम करके कानून की किताबें न रटते। शायद उपेंद्र दादा भी एक स्कूल की मास्टरी करके इतने दिनों तक संतुष्ट न रहते। उपेंद्र बाबू हंसने लगे, किंतु भूपति का चेहरा तमतमा उठा। उनके आक्षेप को 10 गुना करके सतीश ने लौटा दिया था और इस बात को वहां उपस्थित सभी लोग अच्छी तरह समझ गए थे। क्रोध को दबाकर भूपति ने कहा, आपके साथ बहस करना ही व्यर्थ है। आप शायद यही नहीं जानते कि किस चीज को भला या बुरा कितने प्रकार से प्रमाणित किया जा सकता है। बातें करते करते सब लोग धीरे धीरे रास्ते के किनारे आकर उकड़ू बैठ गए। सतीश ने उठकर हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिएगा भूपति बाबू, इस कड़ी धूप में 6 तरह के प्रमाणों और 36 प्रकार के प्रत्यक्षों की आलोचना सहन न होगी। उससे तो अच्छा यह होगा कि शाम के बाद पिताजी के बैठक खाने में आइएगा। वहां आधी रात तक बहस की कलाबाजी चल सकेगी। प्रोफेसर नवीन बाबू, सदर आला गोविंद बाबू, इस घर के भट्टाचार्य पंडित तक बहुत रात बीते तक इसी बहस मुबाहसे में मशगूल रहते हैं, जिसमें बस चोटी पकड़ोवल भर की कसर रह जाती है। पास की ही कोठरी में मेरा भी अड्डा है। यद्यपि बहस के दांव पे अच्छी तरह मैं अभी तक नहीं सीख पाया, तथापि कुछ कुछ रंग तो मेरे ऊपर भी चढ़ गया है। असमय ही पढ़कर, पेड़ के नीचे पढ़कर मैं कुत्तों और सियारों के पेट में नहीं जाना चाहता। इसी से इस बहस को छोड़कर अगर और कुछ आपको कहना हो तो कहिए,
और अगर ना कहना हो तो आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। हाथ जोड़कर सतीश ने जिस तरह यह कहा, उसे देखकर सब लोग जोर से हंस पड़े। भूपति जी पहले से ही क्रोधित थे। इस हंसी से वह एकदम भभक उठे। क्रोध हद से गुजर जाने के कारण बहस का सिलसिला टूट गया। आपे से बाहर हो जाने के कारण भूपति के मुंह में जो आया वही कह उठा। भूपति ने कहा, तो फिर मैं देखता हूं कि आप ईश्वर को भी नहीं मानते। भूपति को स्वयं भी ऐसा जान पड़ा कि उनका यह कथन बिल्कुल ही असंलग्न और बच्चों की सी बातें हैं। सतीश ने भूपति के तमतमाए हुए चेहरे की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, फिर उपेंद्र की ओर ताक कर वह हंस पड़ा। बोला, ओ उपेंद्र दादा, अब भूपति जी ने कोना पकड़ लिया है। मुझ जैसे 10-12 कुत्ते भी अब उनके पास फटक न सकेंगे। फिर भूपति की ओर देख कर कहा, आपने ठीक किया भूपति बाबू। चोर चोर खेल में अगर दौड़ा न जा सके तो ढैया छू लेना ही अच्छा है। इस आवाज कशी की चोट से भूपति आग हो उठा। वह ताव से उठ खड़ा हुआ। उपेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम चुप रहो भूपति, मैं इस आदमी को ठीक किए देता हूं। क्यों रे सतीश, ढैया छूना, कोना पकड़ना, ये सब कैसी बातें हैं? सचमुच तेरा जैसा संदेह करने का स्वभाव है, उससे यह संदेह होना स्वाभाविक ही है कि तू ईश्वर तक को नहीं मानता। सतीश ने गहरा विस्मय प्रकट करके कहा, हाय रे भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता। 16:15 आने मानता हूँ। थिएटर की रिहर्सल समाप्त करके आधी रात को जब घर लौटता हूँ तब भय के मारे सांस जोर जोर से चलने लगती है और हृदय का रक्त एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है। इसकी तुम भले मानसों को कुछ खबर है? हंसते क्या हो उपेंद्र दादा, भूत प्रेत मानता हूं और ईश्वर को नहीं मानता। सतीश के कहने का ढंग ऐसा था कि आपे से बाहर हो रहा भूपति तक हंस पड़ा। बोला, सतीश बाबू, भूत से डरना और ईश्वर को मानना दोनों बातें आपकी दृष्टि में एक ही हैं क्या? सतीश ने कहा, बिल्कुल एक। पास पास रखने से दोनों को कोई अलग अलग पहचान नहीं सकता। केवल मैं ही नहीं, आप भी और उपेंद्र दादा आप भी, और जो लोग शास्त्र लिखते हैं वे लोग भी। दोनों में से किसी को न माने तो बहुत अच्छी बात है, किंतु एक को मानने से दूसरे को तो मानना ही पड़ेगा। माने बिना जान न बचेगी। प्रयोजन आ जाने पर आपत्ति विपत्ति में अनेक ओर से अनेक प्रकार से सोचा। वाग विंदता भी बहुत सुनी, लेकिन जो अंधकार था वो अंधकार बना ही रहा। चाहे छोटा सा एक निराकार ब्रह्म मानो और चाहे हाथ पैर वाले 33 करोड़ देवताओं को स्वीकार करो, कोई कौशल काम ना आवेगा। सब एक ही जंजीर से बंधे हैं। एक तरफ खींचने से सभी लोग आकर हाजिर हो जाएंगे। स्वर्ग और नरक आएगा, इहलोक और परलोक आएगा, अमर आत्मा आ पड़ेगा। तब कब्रिस्तान के उपदेवता भूत प्रेतों को आने से कैसे रोक सकेंगे? ये सब काली घाट के मंगता कंगालों की तरह आकर चारों ओर से घेर लेंगे। तुम्हारी क्या मजाल है कि एक जने को चुपके से कुछ देकर अपनी जान बचा लूं? पल भर में जो जहां है वह वहीं आकर घेर लेगा। यह तो हो ही नहीं सकता भूपति बाबू कि मैं ईश्वर को मानूं और भूत प्रेत से न डरूं। सतीश ने जिस तरह जिस मुद्रा से अपने वक्तव्य का उपसंहार किया, उससे सब लोग जोर से हंस पड़े। अपेक्षाकृत कम अवस्था के 2 बालकों की जोर की हंसी से रविवार की वह आलस्य भरी दोपहरी चंचल और मुखरित हो उठी। उपेंद्र के स्त्री सुरबाला का भेजा हुआ नौकर, जो दूर खड़ा हुआ अब तक बुदबुदाकर अपना रोष प्रकट कर रहा था, वह तक मुंह फेरकर मुस्कुराने लगा। किसी को होश न हुआ कि दोपहर बहुत पहले बीत गई है और घर के भीतर भूखी प्यासी नौकरानियां आंगन में जमा होकर बकझक कर रही हैं और रसोई घर में महाराजिन नौकरी छोड़ देने के संकल्प की बार बार घोषणा कर रही है। लगभग 3 महीने के बाद कलकत्ते के एक मेज में एक दिन तड़के आंख खुलने पर सतीश बिछौने पर इधर उधर करवटें ले रहा था। एकाएक तय किया कि आज वह स्कूल न जाएगा। वह यहाँ एक होम्योपैथिक स्कूल में पढ़ता था। इस नागा करने के इरादे ने उसके मन में एक अमृत की वर्षा सी कर दी। क्षण भर में ही उसके हाथ पैरों की सुस्ती भी जाती रही और शरीर चंगा हो उठा। वह प्रफुल्ल मुख से उठ बैठा और तंबाकू के लिए बार बार पुकारने लगा। उसकी कोठरी में प्रवेश किया सावित्री ने। वह सतीश से थोड़े ही फासले पर फर्श पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, नींद खुल गई बाबू? सावित्री इस मेज की चाकरीन है, साथ ही प्रबंध करने वाली भी है। वह और नौकरों की तरह काट कपट या चोरी नहीं करती, इसलिए मेज के खर्च के सभी रुपए पैसे उसी के हाथ में रहते हैं।
उसका शरीर इकहरा है, अवस्था अंदाजन 27-28 के लगभग होगी, लेकिन चेहरा देखकर कोई इतनी अवस्था का अनुमान नहीं कर सकता। सावित्री साफ धुले कपड़े पहनती थी और उसके दोनों होठ पान के रस से रंगे रहते थे। वह जैसे हंसकर बात करना जानती थी, वैसे ही उस हंसी का मूल्य भी अच्छी तरह समझती थी। घर के सुख से वंचित मेस में रहने वाली सभी बाबुओं पर वह एक आंतरिक स्नेह और ममता रखती थी। पर अगर कोई उसकी बड़ाई करता था तो कहती थी कि अगर मैं आपकी सेवा यत्न से न करूंगी तो आप मुझे रखेंगे ही क्यों बाबू। इसके सिवाय घर जाकर अपने मालिकिनों के आगे यह भी कहेंगे कि मेस में एक ऐसी नौकरानी है कि पेट भर खाने को भी नहीं देती। इस अपजस से तो थोड़ी मेहनत करना ही भला है। यूं कहकर हंसती हुई वह काम करने चली जाती थी। मेस के बाबुओं में केवल सतीश ही सावित्री को नाम लेकर पुकारता था, हंसी दिल लगी भी करता था और जब तक बख्शीश भी दे दिया करता था। सच तो यह है कि सतीश के ऊपर सावित्री का स्नेह कुछ अधिक मात्रा में था। जान पड़ता है इसी कारण दिन भर सारा कामकाज करते हुए भी सावित्री अपनी एक आंख और एक कान उस उन्नत बलिष्ठ सुंदर युवक की ओर लगाए रहती थी। मेस के सब लोग इस बात को जानते थे और उनमें से कोई हंसी में उधर इशारा करने से चूकते भी न थे। सावित्री उत्तर न देती और होठ दबाकर हंसती हुई काम करने को चली जाती थी। सतीश ने कहा, हाँ नींद खुली, कहकर तकिए के नीचे से 1 रुपया ठन से सावित्री की ओर फेंक दिया। सावित्री ने रुपया उठाकर कहा, सवेरे सवेरे क्या लाना होगा। सतीश ने कहा, सौंदेश, लेकिन मेरे लिए नहीं, रुपया अभी अपने पास ही रख, रात को अपने बाबू के लिए खरीद कर ले जाना। सावित्री ने चिढ़कर रुपया सतीश के बिछौने पर फेंक दिया। कहा, अपना रुपया अपने पास ही रखिए, मेरे बाबू को सौंदेश नहीं रुचते। सतीश ने रुपया फिर सावित्री की ओर फेंक दिया और अनुनय के स्वर में कहा, तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है सावित्री, ले लो, इसे तुम किसी तरह फेर नहीं सकोगी। मैंने सचमुच तुम्हारे बाबू को मिठाई खाने के लिए दिया है। सावित्री ने मुंह लटकाकर कहा, जब देखो आप औरतों की तरह अपने सिर की कसम रखते हैं, यह बड़ा अन्याय है। बाबू बाबू मेरा कोई नहीं है, मेरे बाबू तो आप लोग हैं। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा लाओ रुपया दे दो, लेकिन कहो हम लोगों के सिवाय अगर कोई और बाबू हो तो मर जाए। सावित्री को हंसी आ गई, बोली, मेरा बाबू क्या आपकी सौत है जो उसे आप कोसते हैं। सतीश ने हंसकर कहा, मैं उन्हें कोसता हूं तो मैं उन्हें मीठे मीठे संदेश भी तो खिलाता हूं। सावित्री ने मुंह फेर कर हंसी के वेग को दबाया, फिर एकाएक गंभीर होकर बोली, नौकर चाकरों के साथ इस तरह बात करने से वे मुंह चढ़ जाते हैं, दबते नहीं। जरा समझ बूझ कर ही बात करनी चाहिए बाबू, नहीं तो लोग निंदा भी करते हैं और बदनामी भी होती है। इतना कहकर रुपया उठाकर वह कोठरी के बाहर चली गई। दम भर बाद ही लौट कर आकर बोली, आज इस वक्त खाना क्या पकेगा। रसोई से संबंध रखने वाली सभी बातों की सतीश को अच्छी जानकारी है। इस विषय में वह एक गुणी आदमी है, यह परिचय सावित्री पहले ही पा चुकी थी। इसी कारण रोज सवेरे वह एक बार आकर इस संबंध में सतीश की आज्ञा ले जाती थी और खुद सामने खड़ी रहकर अपनी देख रेख में महाराज से सारी रसोई सालन वगैरह अच्छी तरह बनवाती। रसोई में कोई त्रुटि नहीं रहने पाती थी। इसी बीच में नौकर तमाकू चिलम भरकर रख गया। सतीश बिछौने पर करवट लेकर बोला, जो तुम्हारी मर्जी हो। सावित्री ने कहा, अच्छा नाराज हो गए। सतीश ने दीवार की ओर मुंह फेंक कर तमाकू पीते हुए कहा, क्यों, क्या मैं मर्द नहीं हूं? नाराज क्यों ना हूं? क्या गुस्सा बेच खाया है? आज मैं खाऊंगा भी नहीं। सावित्री ने कहा, जान पड़ता है कहीं और न्योता है। खैर वह चाहे जो हो सतीश बाबू, मैं कहे रखती हूँ, स्कूल आपको जाना ही पड़ेगा, नागा न कर सकेंगे। इस थोड़े से समय में ही रोज स्कूल जाने का नियम सतीश को एक बोझे की तरह दबा बैठा था। यह काम एक भार की तरह प्रतीत हो रहा था और अनेक बहाने करके उसने पढ़ाई में नागा करना शुरू कर दिया था। सावित्री इसे लक्ष्य करके बराबर देख रही थी। सतीश हड़बड़ाकर उठ बैठा और कृत्रिम क्रोध के स्वर में बोला, देखो कहे देता हूं, शुभ कर्म में शुरू से ही टोक न लगाओ। सावित्री ने कहा, ठीक है, एंट्रेंस पास करने में 22 बरस लग गए, शायद डॉक्टरी पास करने में 62 बरस लग जाए।
सतीश ने और भी क्रोध का नाटक करते हुए कहा, झूठ ना बोलो सावित्री, मैंने एंट्रेंस कब पास किया? सावित्री को हंसी आ गई और बोली, वह भी नहीं पास किया? सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, ना, जलमुहे मास्टरों ने मुझे पास करने के लिए जाने ही नहीं दिया। सावित्री को इतने जोर से हंसी आई कि वह मुंह में कपड़ा देकर हंसने लगी। फिर बोली, तो फिर यह क्या होगी? सतीश ने पूछा। क्या? सावित्री ने कहा, यही डॉक्टरी। सतीश ने क्षणभर चुप रहकर कहा, अच्छा सावित्री, बता सकती हो गधे की तरह लोग परीक्षा कैसे पास करते हैं? सावित्री ने हंसी को दबाकर कहा, गधे की तरह के लोग, लेकिन गधे नहीं, जो सचमुच गधे हैं वे नहीं पास कर सकते। सतीश ने व्यस्त भाव से एक बार दरवाजे के बाहर गर्दन निकाल कर देखा, इसके बाद जमकर बैठ गया और कुछ गंभीर होकर बोला, अगर कोई सुन पावे तो सचमुच निंदा करेगा। मेरे मुंह के सामने खड़े होकर तुम मुझे ही गधा कह रही हो, इसकी कोई कैफियत नहीं दी जा सकेगी। हाय रे, भाग्य के दोष से सावित्री आज एक मेष की दासी है, इसी से उसने इस आघात को सह लिया। बोली, ठीक है। कहकर ही वह धीरे धीरे कोठरी के बाहर चली गई। सतीश फिर आलसी की तरह बिस्तर पर लेट गया। उसके मन के भीतर आज कामकाज से शून्य सारे दिन का जो उज्जवल चित्र उभर रहा था, वह सावित्री के पूर्वोक्त कथन और पढ़ाई में नागा न करने के निर्णय को सुनकर कुछ फीका पड़ गया था। और सावित्री जिस व्यथा को लेकर चली गई, उसने भी सतीश की छुट्टी के आनंद को कहीं अधिक नहीं बढ़ाया। साथ ही यद्यपि उसने मन ही मन समझ लिया था कि आज पढ़ाई का नागा करने से कुछ लाभ न होगा, तथापि कुछ न करने के लोभ को भी वह छोड़ न सका और चेहरे पर आलस्य और खींच का भाव लिए वे बिछौने पर ही पड़ा रहा। लेकिन ठीक समय पर नहाने की पुकार हुई। सतीश उठा नहीं, बोला, जल्दी क्या है, अब तो आज मैं जाऊंगा नहीं। सावित्री ने कोठरी में प्रवेश करके कहा, न, यह न होगा, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। जाइए, स्नान करके आप खाना खा लीजिए। सतीश ने कहा, तुमको क्या मेरा ट्रस्टी बना दिया गया है जो इस तरह से जोर जबरदस्ती कर रही हो? आज तो बस पादमेकम न गच्छामि, बंदा टस से मस नहीं होने का। सावित्री जरा मुस्कुराई, बोली, अच्छा, न जाइएगा तो स्नान करके भोजन तो कर लीजिए। आप नहीं देखते आपके इस आलसीपने से मेस के नौकर चाकरों को कितनी तकलीफ होती है? सतीश ने कहा, यह कैसे नौकर चाकर हैं कि 9 भी नहीं बजे और उन्हें तकलीफ होने लगी? ना, यह डेरा मुझे बदलना ही होगा, नहीं तो देख पड़ता है कि मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। सावित्री को हंसी आ गई, बोली, तब तो मुझे भी बदलना होगा। इतना कहकर अनायास मुंह से निकल गई बात को दबाने के लिए वह कह उठी, लेकिन तब आपको निश्चय ही इस मेस का नियम मानकर चलना होगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा। लीजिए उठिए, दिन चढ़ा जा रहा है। कहकर वह सतीश की धोती और अंगोछा गुसलखाने में रखाने के लिए तेजी से कोठरी से निकल गई। सतीश नित्य नियम से संध्या पूजन किया करता था। आज वह स्नान करके आया तो पूजा के आसन पर बैठकर देर करने लगा। सावित्री 2-3 बार देख कर गई, फिर आकर कोठरी के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर से पुकार कर बोली, अब देर क्यों कर रहे हैं? परोसी गई थाली एकदम ठंडी हो गई है। आप स्कूल भले न जाइए, दया करके 2 कौर खाकर हम लोगों को कृतार्थ कर दीजिए। सतीश और भी 5 मिनट तक बैठा रहा, फिर आसन से उठकर बोला, जानती हो पूजा पाठ में गड़बड़ मचाने से क्या होता है? सावित्री ने कहा, आप भी जानते हैं, पंचपात्र, आचमनी, गंगाजल सामने रखकर ढोंग रचाने से क्या होता है। सतीश ने आंखें ऊपर चढ़ाकर कहा, मैं ढोंग कर रहा था? कभी नहीं। सावित्री कुछ कहते कहते रुक गई, फिर बोली, जान पड़ता है मुफ्त दवा करने के लिए अच्छी तरह सीखने और लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ बड़े आदमियों के लिए अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए और गरीबों के लिए अधकचरा। लेकिन आपकी अधूरी शिक्षा भी कैसे हो सकेगी? आप चले जाएंगे तो विपिन बाबू को ना बड़ी कठिनाई होगी। विपिन बाबू के उल्लेख से लज्जित होकर सतीश ने कहा, कठिनाई क्या होगी? मुझ जैसे मित्र उनको ढेरों मिल जाएंगे, इसके सिवाय मैं उनके यहाँ जाता भी नहीं। सावित्री ने अचंभे में आकर कहा, नहीं जाते तो फिर उनको गाना बजाना कौन सिखाता है?
सतीश ने बहुत ही खींच कर कहा। गाना बजाना क्या मैं सिखाता हूं उसे? सावित्री ने तटस्थ भाव से कहा। क्या जाने बाबू, लोग तो यही कहते हैं। सतीश ने कहा। कोई भी नहीं कहता, यह तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। सावित्री ने कहा। लोग आपको विपिन बाबू का मुसाहब कहते हैं, क्या यह भी मेरी मनगढ़ंत कहानी है? यह बात सुनकर सतीश आग बबूला हो उठा। इसका कारण था विपिन के साथ उसकी घनिष्ठता पर लोग नुक्ताचीनी और समालोचना करते थे, और उस समालोचना का फल साधारणतः क्या होता था, यह उसका जाना था। कलकत्ते में रहने वाले विपिन की आर्थिक अवस्था और उसके आमोद प्रमोद के असीम सार सरंजाम के बीच प्रवासी सतीश का स्थान लोगों की दृष्टि में नीचा ही होगा। यह सतीश के हृदय का उत्कंठापूर्व संशय इस समय सावित्री की कड़ी चोट से एकदम उग्र मूर्ति धारण करके प्रकट हो पड़ा। उसकी दोनों आंखें जैसे जल उठी। उसने गरज कर कहा। क्या कहा? मैं मुसाहब हूं? कौन कहता है? सावित्री ने मन ही मन हंसकर कहा। कैसे बताऊं बाबू? जाऊं रखाल बाबू के बिछौने को धूप में डालाऊं। सतीश ने वैसे ही स्वर में कहा। बिछौना रहने दो, पहले नाम बताओ। सावित्री ने हंसकर कहा। कुमुदनी कहती है। कुमुदनी विपुल बाबू की रखैल थी। उसी को गाना बजाना सिखाने की बात सावित्री ने कही थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।